वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वेस्ट आईएएस पर। यूपी पीसीएस प्री पेपर संपन्न हो चुका है और हम लोग उसकी आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमी के क्वेश्चंस के आंसर की को देखा। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस की आंसर की देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन पेपर है वो आई थिंक डी सेट है मेरे पास। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जैसा कि मुझे लग रहा है ये डी सेट ही है मेरे पास। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुन करके ही टिक करिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे उसके सामने उसका एक हिंट लिख दूंगा कि ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे ये सेट डी लग रहा है। ठीक है, एक बार फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन को मिलाइएगा। मैं पढ़ूंगा एक एक क्वेश्चन को, उसके बाद ही मैं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर मैं वो लिख रहा हूं जो मेरे पास इस सेट में है। हो सकता है आपके सेट में वो क्वेश्चन ना हो, तो कृपया एक बार ध्यान से क्वेश्चन को सुने, हिंट को देखें, उसके बाद ही आंसर टिक करें। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 21 मेरे सेट में, और 21 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रावधान दिए गए हैं। गवर्नर से संबंधित अनुच्छेद है 153, 154, 155, 156, और कह रहा है ये 153, 154, 155, 156, और उधर दिया हुआ है ऑफिस ऑफ द गवर्नर, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर, रिमूवल ऑफ द गवर्नर, टर्म ऑफ द गवर्नर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आर्टिकल 155 जो बात कर रहा है रिमूवल ऑफ द गवर्नर की, ये राइटली मैच नहीं है। आर्टिकल 155 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं हिंट लिख दे रहा हूं, गवर्नर रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 153, 154, 155 और 156 की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 22 में दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, संविधान में क्या कहा गया है। Which of the following is are stated in the Constitution of India? पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। The president shall not be a member of either of the houses of the parliament. और सेकंड कह रहा है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। द पार्लियामेंट shall consist of the president and both houses. तो ये दोनों बातें कही गई हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें दोनों बातें सही हैं। प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 59 में ये कहता है, 59 में कहा गया है। और पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस, ये आर्टिकल 79 इसकी बात करता है। तो दोनों बातें कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2। जो 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप सभी लोगों को पता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। तो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक लाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा 1 and 2। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। 23 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, ये तो नहीं है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। उपरोक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, नहीं, कोई भी नहीं। डी इसका सही जवाब है।
24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई से रिलेटेड है। ठीक, इसके बाद 25 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जीवीके राव कमेटी प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, दांत वाला कमेटी रूरल क्रेडिट, संथानम कमेटी पंचायती राज फाइनेंसेस। गलत है, संथानम कमेटी एंटी करप्शन पर जो है गठित की गई थी, और अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संथानम कमेटी, नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन नंबर सी। संथानम कमेटी, ये एंटी करप्शन पर कमेटी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा आगे ही है अब। आगे आते हैं, अब इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग आ जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 99 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। सभी लोग जानते हैं ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यही नहीं दी गई है, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, जो कि थी, बाद में इसे हटा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये 99, ये आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। ठीक है, आगे फिर 100 में क्या कह रहा है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। According to the Constitution of India, the same person cannot function as the governor of 2 or more states at the same time. भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। और रीजनिंग इसके बारे में कही जा रही है, आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो भाई पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जा रहा है, एक व्यक्ति एक समय में एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, तो ए फॉल्स है और रीजनिंग ट्रू है। ऑप्शन नंबर बी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। गवर्नर, ठीक है। इसके बाद 101, 102, 103, (101) क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ कुछ राइट्स दिए गए हैं, राइट्स और कुछ और प्रोविजंस दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड कुछ बातें कही जा रही हैं, हमें मैच कराना है। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने लिखा गया है गारंटीड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ये तो बात सही है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता नागरिकों को, और जो नागरिक नहीं है विदेशी हैं उनको भी दिया गया है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटीड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, बिल्कुल सही है। क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट्स, पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल सही है। अल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, गलत है। नेम को स्टेट अल्टर करने की अधिकार भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, तो डी इसका सही जवाब होगा, नॉट करेक्टली मैच, डी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहला पॉइंट ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, 102 क्या कह रहा है, मैच कराना है फिर से, एक तरफ लिस्ट 1 लिस्ट 2, एक तरफ कुछ प्रावधान दिए गए, दूसरी तरफ आर्टिकल दिए गए, कुछ संस्थाएं दी गई हैं, फंड दिया गया है, और दूसरी तरफ आर्टिकल दिए गए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 148, 1324 सी इज द राइट आंसर।
कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। इसके बाद 103, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है, और वो कौन कौन सी बातें उसके अंतर्गत आती हैं आपको बताना है। अस्पृश्यता का अंत, ये तो आर्टिकल 17 में है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर 23 में है, बिल्कुल दिया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस 24 में है, ये भी दिया गया है। यानी कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये 29 में है। 23, 24, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। 103 इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म 122, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, बात सही है। 352 में इमरजेंसी की बात कही गई है, राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषणा कर सकते हैं। एंड इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अब आपातकालीन स्थिति किसी भी समय, एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, अब ऐसा नहीं है किसी भी समय नहीं हो सकते, उसके लिए ग्राउंड्स बताए गए हैं। वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, ये 3 ग्राउंड है। इन्हीं 3 ग्राउंड्स पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन तो सही है बट रीजनिंग उसके पीछे सही नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 352, हिंट लिखता जा रहा हूं, आप लोग हिंट से मिला लेंगे अपने आंसर को, ठीक है। फिर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, गलत है, पारदर्शिता बढ़ाता है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, ये भी बात सही है। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, गलत है। 2 and 3, बी इज द राइट ऑप्शन। 123 का बी, आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद 124 है। इसके बाद 124 है, यूपीएससी डिराइव इट्स फंक्शंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री लॉज, executive rules and orders, conventions. Select the correct answer from the codes given below. 1 and 2, 1 and 3, only 1, 1, 2, 3 and 4. I think the constitution and parliamentary laws, 1 and 2. इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यूपीएससी, ठीक है। 124। तो इस बाद एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी गई है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 125 में इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फाइनेंस कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये डी वाला ऑप्शन सही मैच है, बाकी और कोई भी सही मैच नहीं है। Constitutional bodies and article,
बॉडीज एंड आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल दिया 165, 148, 263। अब जो दिया गया इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से सब 300 पार के हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 280 का है, तो ये सब मैच नहीं करेगा। डी वाला सही जवाब है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। केसेस के बारे में दिया गया है, कौन सा केस सही है। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। तो ये क्रम से ही दिया हुआ है, 1 2 3 4। सी इज द राइट आंसर। सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, ठीक है। आगे बढ़े। अमेंडमेंट दिया गया है, ईयर दिया गया है, मैच करना है 127 में। और 42nd, 52nd, 86th एंड 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सही जवाब है 3142, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर, मैच द कॉलम, ठीक है। इसके बाद 128 कह रहा है, एक तरफ लिस्ट दिया गया है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी गई है। एक तरफ वर्ड दिए गए जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म एंड फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, और दूसरी तरफ व्यक्ति दिया गया है। कौन सी व्यक्ति ने उस शब्द को दिया है? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है ग्रैनविल ऑस्टिन ने, बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात की है मॉरिस जोन्स ने, जो कि 3 नंबर है। क्वासी फेडरलिज्म की बात की है केसी वेयर ने, और जो कि 1 नंबर है। और फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की बात की है आइवर जेनिंग्स ने। तो 4312, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 4312 सब में लिखा मैंने नहीं, सब में लिख देना चाहिए था। ये आपका है फेडरलिज्म, समझ जाइएगा इससे। जिस भी क्वेश्चन में फेडरलिज्म की बात की गई है आ जाएगा ये, मैच द कॉलम है। इसके बाद 129 है, Which of the following is not a level in the 3-tier पंचायती राज recommended by बलवंत राय मेहता कमेटी? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत नहीं है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत है। डी इज द राइट ऑप्शन, बलवंत राय मेहता। ठीक है। इसके बाद 130 में आ जाते हैं। According to the Lokpal and Lokayukt Act 2013, the Lokpal would be appointed by the President after obtaining the recommendations of a selection committee with the Prime Minister chairperson consisting among others of the following. लोकपाल और लोकायुक्त नियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। ठीक है, कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम, सही है, ये तो होंगे। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये नहीं होंगे। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे उसमें, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक एमिनेंट जूरिस्ट भी होंगे जिनको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, ये हो गया। आगे देखें। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर एवरी स्टेट।
संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट कराया, न्यू आर्टिकल 350B वाज एडेड फॉर दिस बाय द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नवे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350B जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं है हर स्टेट के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। एक कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज CLM है, ठीक है, कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का प्रावधान है CLM का, जो कि इंडिया भर के लिए है, किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ये बात सही है कि 350B आर्टिकल ऐड किया गया है, जो कि स्टेटमेंट 2 में कह रहा है, लेकिन वो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नहीं जोड़ा गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 142 का सही जवाब है, दोनों गलत। ऑप्शन नंबर बी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। इसके बाद 143 कह रहा है, द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, एडल्टरेशन ऑफ गुड्स, सक्सेशन, तीनों शामिल है, 1, 2 एंड 3। 143, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद 144, Fatima BV died recently. Consider the following statement regarding her. She was the first woman judge of the Supreme Court of India. बात सही है। She served as the governor of Kerala from 1997 to 2001. गलत है। 1997 से 2001 तक वो गवर्नर तो थी, लेकिन केरला की नहीं, तमिलनाडु की। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। She was the first Muslim woman to enter into higher judiciary. ये भी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड, बी। ठीक है। With reference to National Intellectual Property Rights Policy, consider the following statement. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। बात सही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। सही बात है, दोनों बातें सही है, 1 and 2। तो 145 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, NIPR से संबंधित है। और चैप्टर 146 है जो लोकल गवर्नेंस की बात करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अगेन लोकल गवर्नेंस। ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, आई थिंक सारे आंसर्स कर दिए गए। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कुछ क्वेश्चंस रह भी गए क्या जो नहीं हो पाए? ठीक है, सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ठीक, सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।